गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में लेक्चर सीरीज 12 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि माय डियर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एमसीक्यू पार्ट सेकेंड को डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड। आज हम लोग उसी का थर्ड पार्ट मीन्स लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स के एमसीक्यू का। जो हमारा आज होगा वो थर्ड पार्ट होगा एमसीक्यू का। तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें हम लोगों ने आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कैपिलरिटी क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, और हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ बल्क मॉडुलस कंप्रेसिबिलिटी से भी रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले देखिए हम लोग क्वेश्चन 1 को डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन 1 आपका क्या कह रहा है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन 1 ये कह रहा है डियर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज वन इन विच। तो देखिए इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है, पहले तो ये हम लोग जान लें। तो हमने आपको बताया है डियर फ्लूइड आपके दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट आपका होता है आइडियल फ्लूइड और सेकंड आपके होते हैं रियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड उन फ्लूइड्स को कहते हैं डियर जिसको हम कंप्रेस करें तो कंप्रेसिबिलिटी जीरो हो, मतलब ये क्या हो, इनकम्प्रेसिबल हो। और रियल फ्लूइड आपके क्या होते हैं डियर, कंप्रेसिबल होते हैं। रियल फ्लूइड आपके कंप्रेसिबल होते हैं। देन आइडियल फ्लूइड क्या होता है डियर, जब इनकम्प्रेसिबल होता है तो बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट होता है, और इसमें बल्क मॉडुलस डज नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट होता है। एंड इसका ये विस्कोसिटी जीरो होती है। आइडियल फ्लूइड की विस्कोसिटी जीरो होती है, मीन्स यानता जीरो होती है, तो इसे हम लोग इनविस्कस फ्लूइड कहते हैं। और रियल फ्लूइड की विस्कोसिटी आपकी जीरो नहीं होती है, तो इसीलिए इसको हम लोग विस्कस फ्लूइड कहते हैं। देन हम बात कर रहे हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन आइडियल फ्लूइड का क्या होता है डियर, ये जीरो होता है, और रियल फ्लूइड की सरफेस टेंशन डज नॉट इक्वल टू जीरो होती है, कुछ सरफेस टेंशन होता है। तो ये प्रॉपर्टीज होती है आइडियल फ्लूइड एंड रियल फ्लूइड की। अब इसी रियल फ्लूइड को दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है न्यूटोनियन फ्लूइड और एक होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। नॉन न्यूटोनियन को एक टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड होता है और एक टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड होता है। तो ये इनकी कैटेगरी को हम लोग ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। तो आइए डियर हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये क्वेश्चन कह रहा है एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मीन्स कैसा फ्लूइड होगा, आइडियल फ्लूइड होगा। कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट। क्या आइडियल फ्लूइड का मतलब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है द डेंसिटी डज नॉट चेंज विथ प्रेशर। प्रेशर अगर हम लोग अप्लाई करें तो उसकी डेंसिटी पर कोई भी इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। थर्ड कह रहा है द फ्लूइड इज नॉन विस्कस, मतलब इनविस्कस होगा, विस्कोसिटी आपकी जीरो होगी, दैट मीन्स विस्कोसिटी आपकी जीरो होगी। नेक्स्ट कह रहा है द फ्लूइड कंप्रेसिबिलिटी इज नॉन जीरो। अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है डियर तो कंप्रेसिबिलिटी आपकी क्या होगी, जीरो होगी, नॉन जीरो नहीं होगी, क्योंकि आप कंप्रेस कर ही नहीं पा रहे हैं तो आपकी कंप्रेसिबिलिटी जीरो होगी, मतलब डी ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब ये कह रहा है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, तो हम ये जानते हैं डियर कि जब कोई कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मान लो ये हमने फ्लूइड को फिल कर दिया, इसके ऊपर एक रैम लगा दिया, इस रैम पे जब हम लोग प्रेशर फोर्स अप्लाई करेंगे, अगर ये लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होगा तो अपने वॉल्यूम को कांस्टेंट बना के रखेगा। देन इसके फ्लूइड की जो डेंसिटी होगी वो भी आपकी कांस्टेंट होगी। कंप्रेसिबल फ्लूइड जब होगा उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो फ्लूइड का वॉल्यूम कम होगा, और हम ये जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो टोटल वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, दैट मीन्स डेंसिटी आपकी इंक्रीज कर जाएगी।
तो कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए प्रेशर बढ़ाने पर डेंसिटी इंक्रीज करती है। दैट मीन्स हम लोगों ने पढ़ा है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड एंड प्रेशर डज नॉट इफेक्ट फॉर डेंसिटी ऑन इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। तो यहां देखिए बी ऑप्शन कह रहा है द डेंसिटी डज नॉट चेंज, तो यही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। इनकंप्रेसिबल फ्लूइड में डेंसिटी आपकी चेंज नहीं होती है विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर, तो इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है डियर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बल्क मॉडुलस के ऑफ फ्लूइड। किसी फ्लूइड का बल्क मॉडुलस के का फार्मूला क्या होगा। तो हम ये जानते हैं डियर बल्क मॉडुलस क्या होता है। बल्क मॉडुलस को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं और के इज द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसी को हम लोग अनदर फार्मूला बल्क स्ट्रेस अपॉन बल्क स्ट्रेन में भी हम लोग डिनोट करते हैं। बल्क स्ट्रेस अपॉन बल्क स्ट्रेन से भी डिनोट करते हैं। ये हमारा होता है डियर कंप्रेसिबिलिटी का फार्मूला, सॉरी बल्क मॉडुलस का फार्मूला। कंप्रेसिबिलिटी जस्ट इसकी अपोजिट होती है। कंप्रेसिबिलिटी को बीटा से डिनोट करते हैं, इट इज 1/k होती है। तो अभी इससे मतलब नहीं है, हमारा मतलब है बल्क मॉडुलस के। तो इट मीन्स बल्क मॉडुलस डायरेक्ट हमारा क्या है डायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस का मतलब यदि हम एक्सटर्नल प्रेशर फोर्स लगा रहे हैं तो हम मान लेते हैं स्मॉल प्रेशर फोर्स डीपी लगा रहे हैं, तो यही इसी डीपी के बराबर में अपोजिट डायरेक्शन में जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा उसे हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट स्ट्रेस। तो ये हो गया डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब होता है डियर चेंज इन वॉल्यूम, दैट मीन्स डीवी अपॉन वी। अब चूंकि हम जब डायरेक्ट या कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं तो इसका चेंज इन वॉल्यूम कंप्रेस होता है। ये dV इज इक्वल टू होता है V फाइनल माइनस V इनिशियल। अब हम ये जानते हैं V फाइनल माइनस V इनिशियल, चूंकि कंप्रेस करने के बाद V फाइनल की वैल्यू घट जाती है और V इनिशियल ज़्यादा होता है, इसीलिए इसकी वैल्यू कम हो गई और ये हायर होगा। तो अब मान लो ये 7 हो गया, 7 माइनस 10, तो ये टोटल वैल्यू आएगी -3। अगर ये कम में से बड़े को आप माइनस करेंगे तो हमेशा वैल्यू नेगेटिव में आएगी, इसीलिए dV की वैल्यू ऑलवेज किस में होती है, माइनस में होती है। तो अब यहाँ से देखो ये माइनस का हम लोग सिंबल लगा देते हैं। इसको और सॉल्व करते हैं तो ये होता है, ये V ऊपर चला जाता है माइनस dP इंटू माइनस V इंटू dP अपॉन dV। इस तरीके से ये हमारा हो जाता है डियर बल्क मॉडुलस। अब चूंकि हम ये जानते हैं मास डेंसिटी यानी मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, इस रिलेशन से अगर हम मास इज इक्वल टू निकालना चाहें तो ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब हम ये जानते हैं डियर कि फ्लूइड पे हम कंप्रेसिबिलिटी लगाएं या बल्क मॉडुलस लगाएं, यदि हमारा मास कांस्टेंट हो, इफ मास इज कांस्टेंट हो जाए, मतलब मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो मास को हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म या एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब यहां से क्या हो गया डियर, मास कांस्टेंट हमारा हो गया। जब मास कांस्टेंट हो गया तो ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज ऑल्सो कांस्टेंट। अब इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर दें तो आइए हम लोग डिफरेंशिएट जब करते हैं तो ये हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल करने पर ये हो जाएगा रो इंटू डी वी। रो कांस्टेंट कर देंगे, वी के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस वी कांस्टेंट कर देंगे, रो के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा रो, सॉरी ये हो जाएगा इस तरीके से, एक मिनट, ये हो जाएगा आपका v इंटू डी रो, ये हो गया इज इक्वल टू आपका हो गया कांस्टेंट। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो रो डी वी इज इक्वल टू ये इधर चला जाएगा माइनस वी इंटू डी रो। अब डी वी अपॉन वी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस
डी रो अपॉन रो, माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा माइनस डी वी अपॉन वी इज इक्वल टू हो जाएगा डी रो अपॉन रो। तो अब यहाँ से देखिए डियर, माइनस डी वी अपॉन वी, माइनस डी वी अपॉन वी क्या है, ये है माइनस डी वी अपॉन वी, ये हमारा वैल्यू आ गया है। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे माइनस डी वी अपॉन वी की जगह डी रो अपॉन रो रखेंगे, तो के इज इक्वल टू आएगा डी पी अपॉन डी रो अपॉन रो, डी पी अपॉन डी रो, ये डी पी है, डी पी अपॉन डी रो, एक मिनट, डी पी अपॉन डी रो अपॉन रो। अब रो को ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा के इज इक्वल टू हो जाएगा, रो ऊपर हो जाएगा रो इंटू डी पी अपॉन डी रो। ये फार्मूला होता है हमारा बल्क मॉडुलस का इन फॉर्म ऑफ डेंसिटी। रो आपका होता है डेंसिटी, पी आपका होता है, डी पी आपका होता है चेंज इन स्मॉल प्रेशर, डी रो आपका होता है चेंज इन स्मॉल डेंसिटी, तो चेंज इन डेंसिटी होता है। तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा रो डी पी अपॉन डी रो, दैट मीन्स रो डी पी अपॉन डी रो डी रो, ये गलत है, देखो रो डी रो है ये गलत है, रो डी पी अपॉन डी पी ये भी गलत है, वी डी पी अपॉन डी बी ये है डी पी अपॉन रो डी बी। तो यहाँ से देखिए डियर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी पी रो डी पी अपॉन डी रो, ये थोड़ा सा इसको ऐसे होना चाहिए था, रो डी पी अपॉन डी रो। तो इस तरीके से थोड़ा सा एरर था टाइपिंग का। या अगर हम लोग इसको देखें रो डी पी अपॉन डी रो, ये भी नहीं आएगा, ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, रो डी पी अपॉन, मतलब ये करेक्ट हो जाएगा रो डी पी अपॉन डी रो, ये पी की जगह रो होता है डियर। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर था, इसमें ना सुधार करिए, आप इसमें सुधार करिए, दैट मीन्स ये हमारा आएगा जो कि हम लोगों ने इतने डेरिवेशन करने के बाद करेक्ट आंसर को निकाल लिया। तो ये हमारा हो गया आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू, तो कंप्रेसिबिलिटी हमारा क्या होता है डियर, कंप्रेसिबिलिटी बीटा इज इक्वल टू 1/k होता है, और इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपॉन डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस होता है, दैट मीन्स बीटा इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस माइनस डी वी अपॉन वी होता है, अपॉन डायरेक्ट स्ट्रेस डी पी होता है। तो बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस डी वी अपॉन वी इंटू डी पी होता है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा डी वी अपॉन वी इंटू डी बी। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस में, देखिए ये हमारा हो जाएगा माइनस में डी बी अपॉन वी इंटू डी पी, डी बी अपॉन वी इंटू डी पी। तो इस तरीके से ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये डी पी अपॉन ये नहीं होगा, डी पी अपॉन ये भी नहीं होगा, अंडर रूट में भी नहीं होगा, ये वैल्यू माइनस में हम लोग लेते हैं एक्चुअल का, माइनस डी बी अपॉन वी इंटू डी पी, इस तरीके से होता है आपका। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये v का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बी अपॉन वी इंटू डी पी। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डियर सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, सरफेस टेंशन की वजह से किसी भी लिक्विड की सरफेस क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, कॉन्ट्रैक्ट होकर मिनिमम होने की कोशिश करती है, और इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन होता है, या इसे हम लोग एनर्जी पर यूनिट एरिया को भी हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, और इसकी यूनिट होती है जूल पर मीटर स्क्वायर। चूंकि जूल पर मीटर इज इक्वल टू होता है न्यूटन, तो ये भी हो जाएगा जूल पर मीटर इंटू 1/मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों आपका सेम होता है, ये इज इक्वल टू इसके होता है। अब सरफेस टेंशन की वजह से ही बारिश की बूंदें क्या होती हैं, अपने सरफेस को मिनिमम करने की कोशिश करते हैं। जल आप जब टोटी पानी खोलते हैं तो उससे जो आपकी जेट निकलती है वो किसी भी शेप की निकले, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने शेप को क्या कर देती है, सिलेंड्रिकल कर देती है, और सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम सबसे अधिक होता है। तो इस तरीके से उसमें वो सरफेस सबसे मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, जो मेन रीजन होता है सरफेस टेंशन का। तो
अब ये कह रहा है सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन होता किस लिए है डियर, कि जब कोई भी वाटर इस तरीके से इसके सरफेस पे है, ये सरफेस टेंशन अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर जो कोहेशन फोर्स है वो कोहेशन फोर्स इसे स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से इस सरफेस के ऊपर एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन बिहेवियर जनरेट होता है। इस स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन बिहेवियर का मेन रीजन होता है कोहेशन फोर्स। तो सरफेस टेंशन इज मेन केस ऑफ कोहेशन फोर्स। कोहेशन का मतलब अणुओं के बीच लगने वाले समान फोर्स को, समान अणुओं सेम मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग कोहेशन फोर्स कहते हैं। तो यहाँ देखिए सरफेस टेंशन हमारा क्या हो गया, इंक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो अब हम ये जानते हैं डियर, जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो कोहेशन फोर्स आपका डिक्रीज होता है। कोहेशन फोर्स, दो मॉलिक्यूल्स सेम मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू कम होती है। टेम्परेचर बढ़ाते जाएं और बॉइलिंग पॉइंट पर कोहेशन फोर्स 0 हो जाता है, फिर एक मॉलिक्यूल्स का अणु वेपर बनकर मॉलिक्यूल्स निकल जाता है उसका, क्योंकि कोहेशन फोर्स खत्म हो चुका है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर हम लिक्विड की बात करें, ये वाटर की बात हो रही मतलब लिक्विड की बात करें, तो कोहेशन फोर्स डिक्रीज होगा, और जब कोहेशन फोर्स डिक्रीज होगा तो यहाँ पे क्या होगा डियर, सरफेस टेंशन भी डिक्रीज होगा। तो इस तरीके से ये हो गया, मतलब टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन। देखिए ये कह रहा है वाटर के लिए यदि हमारा इंक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, सरफेस टेंशन बढ़ेगा जब टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, तो ये ऑप्शन करेक्ट कह रहा है, क्योंकि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये डिक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है स्फेरिकल शेप ऑफ ड्रॉपलेट मरकरी इज ड्यू टू। तो कोई भी मरकरी है उसकी सरफेस आपकी स्फेरिकल रहेगी और ये कॉन्टैक्ट एंगल ग्रेटर देन, ये थीटा इज इक्वल टू ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, और ये लगभग 128 या 130 डिग्री होता है। इसका मेन रीजन होता है इसके अंदर लगने वाले कोहेशन फोर्स। क्योंकि जब कोहेशन फोर्स ज्यादा होगा तो उसकी जो स्फेरिकल शेप बनेगा वो किससे बनेगा, सरफेस टेंशन की वजह से। तो मेन रीजन होगा कोहेशन फोर्स, एंड उसकी वजह से जो आपकी शेप राउंडेड बनेगी, गोली बनेगी, वो किसकी वजह से बनेगी, हाई सरफेस टेंशन फोर्स की वजह से। तो ये हमारा होता है मेन रीजन ऑफ मरकरी ड्रॉप्स इज ड्यू टू, मरकरी की ड्रॉप का स्फेरिकल होना आपका क्या रीजन होता है, हाई सरफेस टेंशन की वजह से। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन कह रहा है डियर, ये क्वेश्चन कह रहा है फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट टू द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया ड्यू टू फोर्स ऑफ। आप सपोज करो कि ये कंटेनर है, इस कंटेनर में लिक्विड ऐसा भरा हुआ था। अब यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल की बात की जाए तो सभी तरफ अट्रैक्शन फोर्स आपके सेम होंगे, मतलब इस पे लगने वाला नेट फोर्स आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा या 0 होगा। लेकिन इस सरफेस पे देखेंगे तो ये पुल फोर्स जो है कोहेशन फोर्स की वजह से, ये कोहेशन फोर्स की वजह से इसकी सरफेस कॉन्ट्रैक्ट करेगी, यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, यहाँ पे भी, तो ये सरफेस कॉन्ट्रैक्ट होकर इस तरीके से हो जाएगी जब कोहेशन फोर्स ज़्यादा होगा, और अगर कोहेशन फोर्स कम होगा तो ये सरफेस इस तरह से हो जाएगी। दोनों केस में मेन रीजन होता है इस फ्लूइड के अंदर लगने वाला कोहेशन फोर्स, इसकी सरफेस को कॉन्ट्रैक्ट करके मिनिमाइज करने की कोशिश करता है कोहेशन फोर्स, और उस कोहेशन फोर्स की वजह से ये जो फिनोमिना हमें दिखाई देता है, रीजन ऑफ कोहेशन फोर्स इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो ये क्वेश्चन कह रहा है फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड टेंड्स कॉन्ट्रैक्ट, लिक्विड की फ्री सरफेस कॉन्टैक्ट करेगी जब ये सरफेस एयर और लिक्विड के कॉन्टैक्ट में रहेगी तभी। अगर लिक्विड सॉलिड के कॉन्टैक्ट में होगा तो कभी भी सरफेस टेंशन नहीं आएगा। लिक्विड जब एयर के कांटेक्ट में होगा तभी वहां पे सरफेस टेंशन आएगा, और गैस में सरफेस टेंशन नहीं होता है क्योंकि गैस हमेशा सॉलिड के पेरीफेरी में घूमती रहती है। गैस को अगर हम फ्री स्पेस में कर दें तो वो क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो इसीलिए गैस में सरफेस टेंशन नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं
फ्री स्पेस ऑफ लिक्विड टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट टू द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया ड्यू टू द सरफेस टेंशन फोर्स। सरफेस टेंशन फोर्स की वजह से वो अपने एरिया को स्मॉल करने की कोशिश करता है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सरफेस टेंशन, दैट मीन्स ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सरफेस टेंशन इज ए फिनोमिना ड्यू टू, मेनली सरफेस टेंशन इज फिनोमिना ड्यू टू कोहेशन फोर्स ओनली। केवल कोहेशन फोर्स की वजह से पृष्ठ तनाव होता है। और अगर जब विस्कोसिटी की बात होती डियर, तो विस्कोसिटी इज फिनोमिना ऑफ कोहेशन फोर्स, एडहेशन फोर्स एंड सरफेस टेंशन फोर्स। इन तीनों की वजह से हमारी विस्कोसिटी डिपेंड करती है, राइज या डिप्रेस होती है, लेकिन सरफेस टेंशन केवल कोहेशन फोर्स की वजह से होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है डियर, द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड विच इनेबल इट टू रजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस इज नोन एज। फ्लूइड की ऐसी प्रॉपर्टीज जो टेंसाइल स्ट्रेस को रजिस्ट करती है, तनाव प्रतिबल को रजिस्ट यानी कि विरोध करती है, फ्लूइड की उस प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ देखिए डियर, एक लिक्विड है, कंटेनर में लिक्विड यहाँ तक भरा हुआ है। अगर इस मॉलिक्यूल की बात करें तो इस मॉलिक्यूल में क्या है डियर, इसके पास के जितने भी नेबरिंग मॉलिक्यूल हैं ये इस डायरेक्शन में इसको कोहेशन फोर्स लगाएगा। कोहेशन फोर्स लगाने की वजह से यहाँ पे एक स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा। इस डायरेक्शन में ये मॉलिक्यूल इसको कोहेशन फोर्स लगाएगा, जिस वजह से यहाँ पे एक स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा। इसी मॉलिक्यूल में ये अगला नेबरिंग मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में कोहेशन फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पे स्ट्रेस इंड्यूस्ड होंगे। ये मॉलिक्यूल यहाँ पे कोहेशन फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पे आपके स्ट्रेस इंड्यूस्ड होंगे। मीन्स किसी एक मॉलिक्यूल के पेरीफेरी पर जितने भी मॉलिक्यूल्स उसके साथ फिक्स बंधे हुए हैं वो कोहेशन फोर्स की वजह से बंधे हैं, और कोहेशन फोर्स उनको जो फोर्स लगाता है उस फोर्स की वजह से उस मॉलिक्यूल पर नॉर्मल स्ट्रेस इंड्यूस्ड होता है, और वो नॉर्मल स्ट्रेस इन दोनों के बीच में टेंसाइल नेचर में होगा। टेंसाइल नेचर में होगा, उसका मेन रीजन होता है कोहेशन फोर्स। तो क्वेश्चन कह रहा है डियर, रजिस्ट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस, जब टेंसाइल फोर्स लगेगा तो टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट करेगा। उस टेंसाइल स्ट्रेस को रजिस्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कोहेशन फोर्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोहेशन फोर्स, सासंजन बल। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन कह रहा है डियर, सरफेस टेंशन डॉट डॉट। सरफेस टेंशन क्या होता है, तो सरफेस टेंशन इज ए प्रॉपर्टी विच इज कॉन्ट्रैक्ट द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड विच कॉन्टैक्ट विथ एयर इंटरफेस। लिक्विड की वह सरफेस जो एयर के कांटेक्ट में हो उसे कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है ड्यू टू कोहेशन फोर्स। द फिनोमिना ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। दैट मीन्स एक्ट इन द प्लेन ऑफ इंटरफेस नॉर्मल टू एनी लाइन ऑफ द सरफेस कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है इज ऑल्सो नोन एज कैपिलरी। सरफेस टेंशन इज ऑल्सो नोन एज कैपिलरिटी, कभी नहीं कहलाएगा। सरफेस टेंशन इज रीजन ऑफ कैपिलरिटी होता है, नोन ऑफ कैपिलरिटी नहीं होता है डियर। कैपिलरिटी एक अलग फिनोमिना होता है। कैपिलरिटी की वजह से ट्यूब के अंदर, स्मॉल डायमीटर की ट्यूब के अंदर लिक्विड या तो राइज करता है या डिप्रेस करता है, बट कैपिलरिटी अलग फॉर्म फिनोमिना है और सरफेस टेंशन अलग फिनोमिना है। अब यहाँ देखिए, इट इज ए फंक्शन ऑफ द कर्वेचर ऑफ द इंटरफेस। यह वाटर एयर इंटरफेस को क्या करता है, कर्वेचर करता है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, डिक्रीज विथ फॉल इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर को हम लोग डिक्रीज करेंगे तो देखो, टेम्परेचर अगर डिक्रीज होगा तो हम ये जानते हैं कोहेशन फोर्स इंक्रीज करता है। कोहेशन फोर्स इंक्रीज करेगा तो सरफेस टेंशन भी इंक्रीज करेगा। तो इस तरह से ये हमारा क्या होता है, कह रहा डिक्रीज विथ फॉल इन टेम्परेचर, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। अब हम देखते हैं इन दोनों ऑप्शन में। फर्स्ट कह रहा एक्ट इन द प्लेन,
सरफेस टेंशन उस प्लेन में एक्ट करता है विथ द इंटरफेस नॉर्मल टू एनी लाइन ऑफ द इंटरफेस, किसी लाइन के इंटरफेस के नॉर्मल में एक्ट करता है। नेक्स्ट कह रहा है इट इज ए फंक्शन ऑफ द कर्वेचर ऑफ द इंटरफेस। तो ये हमारा क्या होता है, जैसे देखिए एक लिक्विड हो गया, अब इस लिक्विड की सरफेस पर नॉर्मल जो हमारा देखो, इसीलिए हम सरफेस टेंशन को बोलते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, और ये जो फोर्स होता है नॉर्मल फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। अगर आप डेफिनेशन नहीं जानते रहेंगे तो आप इसका आंसर गलत करके आएंगे, आपको लगेगा कि ये सरफेस को कर्वेचर बनाने की कोशिश कर रहा है, ये सरफेस को इस तरह बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डियर इस सरफेस में ये जो सरफेस टेंशन लगता है इस पर हम लोग, ये हमारा कॉन्टैक्ट एंगल थीटा डिग्री होता है, तो ये होता है सिग्मा साइन थीटा और ये होता है सिग्मा कॉस थीटा। हम लोग कैसा स्ट्रेस लेते हैं, नॉर्मल लेते हैं डियर। तो यहाँ पे देखो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। इस फ्री सरफेस पे जो फोर्स लगता है पर यूनिट लेंथ पे उसी को बोलते हैं नॉर्मल फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। दैट मीन्स ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ कोहेशन फोर्स या कोहेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए फ्लूइड, फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले कोहेशन फोर्स की बात कर रहा है। तो कोहेशन फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेशन फोर्स, एडहेशन फोर्स से कोहेशन फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है। बिटवीन द फ्लूइड एंड ग्लास, अब देखो कोई ग्लास है और ये हो गई ग्लास और ये हो गया यहाँ पे लिक्विड इसमें फिल किया गया है, ये लिक्विड फिल किया गया है। अब हम ये जानते हैं डियर, अगर एडहेशन फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होती तो फ्लूइड इसके ऊपर राइज कर जाता और कुछ अलग शेप बनाता। अब कोहेशन फोर्स ज़्यादा है तो मतलब फ्लूइड डिप्रेस करेगा और इस तरीके की शेप बनाएगा, इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स शेप, कॉन्वेक्स शेप। अगर एडहेशन ज़्यादा होता तो लिक्विड चिपक कर इसकी वाल के ऊपर चढ़ जाता, तब ऐसा केस बनता और ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव शेप। और ये जितना राइज करता इसे बोलते हैं कैपिलरी राइज, यहाँ पे जितना डिप्रेस किया है इसे बोलते हैं कैपिलरी डिप्रेस। और कैपिलरी राइज या डिप्रेस इज इक्वल टू हम लोग फार्मूला जानते हैं 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी इंटू डी। तो ये हमारा होता है कैपिलरी का फार्मूला। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर, क्वेश्चन ये कह रहा है कोहेशन फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेशन फोर्स। जब कोहेशन फोर्स ज़्यादा होगा एडहेशन फोर्स से वाटर और ग्लास ट्यूब में तो ऑटोमेटिक कैपिलरी डिप्रेस हो जाएगा। देन द फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड इज डिप्ड इन ग्लास ट्यूब विल बी, तो क्या हो जाएगा, ये जो फ्री सरफेस ऑफ ट्यूब हो जाएगी ये फ्री सरफेस ऑफ वाटर से क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। ये कह रहा है हायर देन द सरफेस, ये कह रहा है हायर देन द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो हायर में क्या होता है, राइज होता तो लिक्विड की सरफेस से हायर हो जाता। ये हो गया द सेम एज द सरफेस, सेम भी नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ से डिप्रेस कर गया है, तो ये हो जाएगा लोअर देन द सरफेस ऑफ लिक्विड। लिक्विड की इस फ्री सरफेस से लोअर हो जाएगा। दैट मीन्स इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिलरी डिप्रेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिलरी डिप्रेशन। और कैपिलरी डिप्रेशन या राइज का फार्मूला होता है डियर H इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी, वेयर सिग्मा आपका होता है सरफेस टेंशन फोर्स, थीटा आपका होता है कांटेक्ट एंगल, रो आपकी होती है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जी आपका होता है ग्रेविटी फोर्स एंड डी आपका होता है डायमीटर ऑफ ट्यूब। और डी की वैल्यू हम लोग 6 mm टू 1 सेंटीमीटर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा आंसर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं डियर। ये क्वेश्चन है द मरकरी डज नॉट वेट द ग्लास दीज ड्यू टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड इज नोन एज। तो ऐसा क्यों होता है, अगर हम मरकरी को इस ग्लास ट्यूब के अंदर करते हैं तो ये कुछ ऐसा बनता है और वाटर को करते हैं तो ऐसा बनता है। ये जो कांटेक्ट एंगल वाटर के केस में बनता है वो लेस देन 90 डिग्री बनता है,
जिस वजह से ज़्यादा सरफेस को भिगोता है, वेटिंग सरफेस होती है। वेटिंग सरफेस होती है तो इसी को बोलते हैं हम लोग एडहेशन फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेशन फोर्स होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये कॉन्टैक्ट एंगल आपका इतना बना है तो कॉन्टैक्ट एंगल मरकरी के लिए ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है और एक्चुअल का ये होता है 128 डिग्री। अब यहाँ पे क्या होता है, एडहेशन कोहेशन फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेशन फोर्स होता है और ये सरफेस को नहीं भिगोएगा, इसीलिए इसे बोलते हैं नॉन वेटिंग सरफेस, नॉन वेटिंग सरफेस। तो ये हो गया हमारा केस ऑफ मरकरी इन ग्लास ट्यूब। दिस इज ड्यू टू प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड इज नोन एज, ये ऐसा इसलिए करता है क्योंकि इस मरकरी के अंदर कोहेशन फोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है, जिस वजह से ये क्या करता है, कोहेशन फोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करके अपने सरफेस को मिनिमाइज करेगा, तो इस वजह से यह सरफेस को वेटिंग नहीं करेगा। तो क्वेश्चन देखिए कह रहा है द मरकरी डज नॉट वेट द ग्लास, मरकरी ग्लास को नहीं भिगोता है, ग्लास की सरफेस को नहीं भिगोएगा, वेट मीन्स भिगोना। दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड इज नोन एज, नहीं भिगोएगा मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अपने सरफेस को मिनिमाइज करेगा, तो उस समय कोहेशन फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी और जब ज़्यादा कोहेशन फोर्स होगा तो सरफेस टेंशन की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ज़्यादा सरफेस टेंशन होगा तो वो सरफेस मिनिमाइज करेगा, जिस वजह से यह इसकी सरफेस को नहीं भिगोएगा। तो ये हो गया हमारा इसका आसानी से आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू द, तो कैपिलरी एक्शन क्या होता है डियर, वो सरफेस टेंशन कॉमा कोहेशन फोर्स एंड एडहेशन फोर्स, इन तीनों की वजह से यदि स्मॉल डायमीटर की ट्यूब हम लोग इसमें डिप्रेस करते हैं जिसका दोनों एंड ओपन होता है, तो केस फर्स्ट में ये लिक्विड ऐसा राइज कर सकता है, केस सेकंड में लिक्विड इसके बराबर ही रह सकता है, केस थर्ड में आपका क्या हो सकता है, इस फ्री सरफेस से लिक्विड डिप्रेस हो जाएगा इस शेप में। ये तीनों फिनोमिना मेन डिपेंड करते हैं इसके ऊपर लगने वाले सरफेस टेंशन फोर्स के और इन दोनों के बीच लगने वाले कोहेशन फोर्स और लिक्विड वाटर इंटरफेस के बीच लगने वाले एडहेशन फोर्स के वजह से। तो यहाँ देखिए डियर, ये जो कैपिलरी का मेन फिनोमिना पूछा गया था, ये देखिए सरफेस टेंशन की वजह से भी कैपिलरी होती है, कोहेशन फोर्स की वजह से भी कैपिलरी होती है, एडहेशन ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल ऑफ द सरफेस एंड सॉलिड इसकी वजह से भी होती है। दैट मीन्स ऑल ऑफ द एबव। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा है ए ग्लास ट्यूब ऑफ 3 mm डायमीटर, ग्लास ट्यूब का डायमीटर कितना दिया है डियर, 3 mm, इज इमर्ज्ड इन द वाटर, वाटर में डुबोया जाता है ग्लास ट्यूब, विच इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर का टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगी 997 kg पर मीटर क्यूब। ये हमारा हो गया। देन सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 0 पॉइंट, सरफेस टेंशन मतलब सिग्मा इज इक्वल टू 0.0736 न्यूटन पर मीटर है। द कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ द वाटर इज 0, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0 है। तो ये कह रहा है हाउ मच विल बी कैपिलरी राइज या डिप्रेस, एच की वैल्यू पूछ रहा है डियर, तो एच इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी टी। अब ये हो गया 4 सिग्मा की वैल्यू है 0.0736 अपॉन, देखो कॉस 0 थीटा की वैल्यू 0 है और कॉस 0 का मान 1 होता है, तो इसकी टोटल वैल्यू 1 हो जाएगी। अपॉन डेंसिटी कितनी हो जाएगी 997 इंटू डी की वैल्यू 9.81 इंटू डायमीटर आपका कितना दिया है 3 सेंटीमीटर दिया है। तो इस तरह से डियर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा एच की वैल्यू मिल जाएगा। हम लोग क्या करेंगे 4 को इससे डिवाइड कर देंगे, 3 को इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये टोटल वैल्यू हमारी आसानी से मिल जाएगी। जो भी वैल्यू आएगी, देखो यदि इसको हम 0 कर दें तो इस दशमलव से ये दशमलव कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा
ये हमारा इस तरह से, मतलब इसको एक दूसरे से कट पिट करके मल्टीप्लाई करके हम लोग देखेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारा राइज होगा, कैपिलरी या डिप्रेस होगा। राइज या डिप्रेशन का सेम फार्मूला होता है, तो इसको इस तरीके से हम लोग सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डियर, ये कैलकुलेशन का पार्ट था, इसे आप कैलकुलेट करके इसका आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू, कैपिलरी एक्शन किसकी वजह से होता है? कैपिलरी राइज या डिप्रेस होता है सरफेस टेंशन, कोहेशन फोर्स एंड एडहेशन फोर्स की वजह से। मीन्स विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड से कोई मतलब नहीं है, कोहेशन फोर्स ऑफ द पार्टिकल्स से होता है, सरफेस टेंशन से होता है एंड डेंसिटी से होता है। अब अगर बात कर रहा है कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू, तो मेन रीजन होता है, कैपिलरी एक्शन का मेन रीजन होता है डियर सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन कम होगा तो कैपिलरी डिप्रेस करेगा, सरफेस टेंशन हाई होगा तो कैपिलरी अलग फिनोमेना देगा। तो इस तरीके से मेन रीजन होता है सरफेस टेंशन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट वुड हैपन द राइज और डिप्रेशन ऑफ लिक्विड द ट्यूब ड्यू टू द सरफेस टेंशन इफ द साइज ऑफ द ट्यूब इज इंक्रीज्ड। आप समझिए, ये कोई लिक्विड इसमें है, एक ट्यूब हमने इसमें स्मॉल डायमीटर की इमर्स्ड करा दी, तो या तो इसके अंदर ट्यूब कैपिलरी राइज होगा या डिप्रेस होगा। ये कह रहा है व्हाट वुड हैपन द राइज और डिप्रेशन, मतलब राइज होगा या डिप्रेशन होगा, ऐसा क्या होगा जब लिक्विड में हम ट्यूब को डुबोएंगे टू द सरफेस टेंशन इफ द साइज ऑफ द ट्यूब इज इंक्रीज्ड। जब हम इस ट्यूब के डायमीटर को इंक्रीज करेंगे तो जैसे जैसे डायमीटर, देखिए हम लोग जानते हैं H इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी, तो यहां से H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन के हैं, H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी के है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका डायमीटर ऑफ ट्यूब के है। मतलब ट्यूब का डायमीटर बढ़ेगा तो कैपिलरी क्या होगा, डिक्रीज करता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जब साइज ऑफ ट्यूब आपका क्या होगा, बढ़ेगा, तो व्हाट विल बी द राइज और डिप्रेशन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज ऑफ कैपिलरी होगा। ट्यूब का साइज बढ़ाने पर कैपिलरी डिक्रीज होता है, और 1 सेंटीमीटर के एबव अगर हम ट्यूब का डायमीटर बढ़ा देते हैं तो ये क्या होता है, नो कैपिलरी इफेक्ट, नो कैपिलरी इफेक्ट हमारा प्रोड्यूस होता है जब हम ट्यूब के डायमीटर को 1 सेंटीमीटर से अधिक राइज कर देते हैं। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ए। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है डियर, प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड द वाटर ड्रॉपलेट इज। तो हम लोगों ने जब वाटर ड्रॉपलेट को इस तरह से कंसीडर किया था तो इस पे इनसाइड प्रेशर P लग रहा था, और ये P प्रेशर इस पूरे के पूरे सरफेस एरिया मतलब π/4 d² पे लग रहा था। इसको बैलेंस करने के लिए इसकी परिधि पर जो सिग्मा लग रहा था मतलब सरफेस टेंशन, ये बराबर होना चाहिए सिग्मा, और सिग्मा पूरी की पूरी परिधि पे लगता है मतलब π/d पे लग रहा था। तो इस तरह से डियर क्या होगा कि अब इन इक्विलिब्रियम कंडीशन सरफेस टेंशन इज इक्वल टू इनसाइड प्रेशर ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट हो जाएगा। तो यहां से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, d² से d कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू हो जाता था डियर PD/4 फॉर सॉलिड बबल। ये हो गया सॉलिड बबल ऑफ वाटर, सॉलिड बबल की जगह ड्रॉप हो जाएगी, सॉलिड ड्रॉप्स ऑफ वाटर। और अगर हम हॉलो ड्रॉप की बात करते, हॉलो ड्रॉप मतलब सोप केस बबल, तो सोप केस बबल में क्या है, इनसाइड भी एयर होगा और आउटसाइड भी एयर होगा, तो उस केस में अंदर भी सरफेस टेंशन उसकी परिधि पर लगेगा और बाहर भी लगेगा, मतलब सरफेस टेंशन डबल लगेगा, लेकिन इनसाइड प्रेशर आपका उतना ही रहेगा। तो उस वजह से सिग्मा इज इक्वल टू ये हो जाता PD/8 आता था, ये होता था फॉर सोप
केस बबल या हॉलो बबल, और जेट के लिए आपका सरफेस टेंशन होता था डियर PD/2। तो ये हमारे फार्मूले होते थे, वेयर P इज द इनसाइड प्रेशर ऑफ द ड्रॉप, D इज द डायमीटर ऑफ द ड्रॉप एंड सिग्मा इज द सरफेस टेंशन। क्वेश्चन यहाँ पे है प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। वाटर ड्रॉपलेट की बात कर रहा है डियर, तो प्रेशर की यहां से बात करेगा तो प्रेशर इज इक्वल टू 4 सिग्मा, देखिए 4 का यहाँ मल्टीप्लाइड हो जाएगा 4 सिग्मा बाई डी। रेडियस के फॉर्म में करता तो डी बराबर 2r हो जाता, तो 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाता, तो ये हो जाता 2 सिग्मा अपॉन r। लेकिन यहाँ डायमीटर के फॉर्म में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 सिग्मा अपॉन डी। 4 सिग्मा अपॉन डी इज द करेक्ट आंसर, प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डियर द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर मतलब P इज डेवलप्ड बाय द सरफेस टेंशन सिग्मा बराबर है 0.075 न्यूटन पर मीटर, और ये होता है वाटर का सरफेस टेंशन, ये याद रखना है आपको, वाटर का सरफेस टेंशन होता है 0.075 न्यूटन पर मीटर। इन ए ड्रॉपलेट ऑफ वाटर इज 0.075 mm डायमीटर। यदि डायमीटर की बात करेंगे तो 0.075 mm आपका डायमीटर दिया है, सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर में है, डायमीटर mm में है, तो इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, ये हो जाएगा 0.075 इंटू 10⁻³ मीटर। 1 mm में 1/1000 मीटर होते हैं, तो ये हो गया आपका। अब यहाँ से हमें प्रेशर की वैल्यू निकालनी है, तो हम ये जानते हैं प्रेशर इज इक्वल टू वाटर के लिए है, तो वाटर के लिए हमारा हो जाएगा 4 सिग्मा अपॉन 4 सिग्मा बाई डी। तो इस तरह से 4 इंटू सिग्मा की वैल्यू है डियर 0.075 अपॉन ये हो जाएगा डायमीटर की वैल्यू है 0.075 इंटू 10⁻³ इससे ये पूरी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, ये ऊपर जाएगा तो प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ दैट मीन्स 4000। तो ये हमारा हो जाएगा 4000। लेकिन यहाँ पे देखिए डियर ये हमारा किस में हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ रहा है, ये हमारा प्रेशर इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ रहा है, क्योंकि न्यूटन पर मीटर में हम लोगों ने इसकी वैल्यू को रखा था। यहाँ न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका ऑप्शन दिया है, तो हम इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, तो हम लोग 4000 इंटू न्यूटन अपनी जगह रखें, 1 मीटर स्क्वायर को हम लोग मीटर इंटू मीटर कर दें, मीटर इंटू मीटर कर दें, ये हो जाएगा 4000 न्यूटन पर। 1 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में करेंगे तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। अब ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 0.4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सरफेस टेंशन आ जाएगा डियर 0.4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन का डियर MKS यूनिट ऑफ 1 kg फोर्स इज इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन्स। तो MKS यूनिट में जब हम देखते हैं डियर तो ये होता है 9.81 न्यूटन। 1 kgf इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन के होता है। तो इस तरीके से इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये कह रहा है टू कन्वर्ट द MKS यूनिट, MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, MKS यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी मीन्स kg सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इनटू द ट्वाइस द मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइंग फैक्टर। हम ये जानते हैं डियर कि जब हम विस्कोसिटी की बात करते हैं तो विस्कोसिटी इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस टाउ अपॉन dU अपॉन dy होता है, और म्यू इज इक्वल टू इसकी यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, सॉरी kg सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ से kg सेकेंड पर मीटर स्क्वायर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, पॉइस में। तो ये हमारा होता था डियर
केजी को हम लोग लिखते थे न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और हम लोग ये जानते थे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पास्कल होता था। तो ये हमारी वैल्यू आती थी म्यू इज इक्वल टू पास्कल सेकेंड में आती थी। ये म्यू की यूनिट हमारी होती थी पास्कल सेकेंड, और हम लोग ये जानते थे 1 पास्कल सेकेंड इज इक्वल टू 10 पॉइस के होता है। तो यहाँ से 1 पॉइस इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं 1 पॉइस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -1 पास्कल सेकेंड होता है। तो ये इसकी यूनिट होती है। अब यहाँ से कह रहा है मल्टीप्लाइड द फैक्टर। तो हम लोग जब केजी को न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं डियर, तो हम लोग किससे कन्वर्ट करते हैं 9.8 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू जो हमारी आती है डायनेमिक विस्कोसिटी इन केजी सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज कन्वर्टेड इनटू पॉइस। तो यहाँ से ये हमारी अप्रॉक्स वैल्यू आ जाती है, आई थिंक कन्वर्ट MKS इंटू केजी सेकेंड पर मीटर स्क्वायर पॉइस इंटू द मल्टीप्लाइड फैक्टर बाई द। तो जब मल्टीप्लाइड फैक्टर हम लोग करते हैं तो इसमें से एक यूनिट आ जाएगी। जब आप KGF को न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 KGF इज इक्वल टू 1 न्यूटन होता है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 9.81 का मल्टीप्लाइड कर देते हैं। तो ये अप्रॉक्स 981 आ जाता है। तो इस तरीके से इसका आंसर आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये पूरा का पूरा ये डेटा आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है 1 पॉइज इज इक्वल टू। तो यहाँ पे हम देखते हैं डियर 1 पॉइज इज इक्वल टू 10 टू द पावर -1 पास्कल सेकेंड। यहाँ देखते हैं 1 पॉइज इज इक्वल टू 10 टू द पावर देखिए -1 पास्कल सेकेंड। अब हम ये जानते हैं ये हो जाएगा 10 टू द पावर -1 पास्कल की जगह हो जाएगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। हमें किस में कन्वर्ट करना है डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 10 टू द पावर -1 न्यूटन की जगह डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो यहाँ से मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा किस में हो जाता है डियर, ये हमारा हो जाता है 1 डाइन। इसको जब हम लोग टोटल सॉल्व करेंगे सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर, तो ये हो जाएगा, ये टोटल वैल्यू आएगी 1 पॉइस। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये टोटल वैल्यू आता है 1 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 1 पॉइस इज इक्वल टू 1 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डायरेक्ट इसकी वैल्यू आती है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे देखिए डियर ये कह रहा है कन्वर्ट द MKS यूनिट ऑफ विस्कोसिटी केजी सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इनटू SI यूनिट इक्विवेलेंट न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय। तो हम क्या करते हैं केजी सेकेंड पर मीटर स्क्वायर को न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाइड कर लेते हैं, तो वही हमारा आंसर आ जाता है, जो अभी लास्ट क्वेश्चन रिपीट कर गया है। नेक्स्ट बात करते हैं 1 स्ट्रोक इज इक्वल टू। ये हमारा पूछ रहा है 1 स्ट्रोक इज इक्वल टू किसके बराबर में होता है। हम ये जानते हैं स्टोक्स यूनिट होती है डियर, स्टोक्स यूनिट होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। काइनेमेटिक विस्कोसिटी जिसे हम न्यू से डिनोट करते हैं। न्यू इज इक्वल टू विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। इट इज द रेशियो ऑफ विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी इज कॉल्ड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसे हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं। और हम लोग ये जानते हैं 1 स्ट्रोक्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड के होता है। तो इस तरह से इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे किसमें सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में। तो ये हमारा हो जाएगा, जब हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर का हमारा किस में होता है, ये हो गया 10 टू द पावर -4 इंटू मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो ये हो जाएगा 100 इंटू 100 किस में हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, अपॉन ये हो जाएगा सेकेंड का ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। तो अब यहाँ देखो 2 जीरो से ये कैंसिल आउट हो गया, इसकी वैल्यू आएगी 1। ये हो जाएगा 1 किस में आएगा
सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो दैट मीन्स 1 स्ट्रोक इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है, या 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीन्स इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कह रहा है एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज वन विच, ऐसा फ्लूइड जो इनकम्प्रेसिबल हो उसके लिए क्या करेक्ट आंसर होगा। तो इनकम्प्रेसिबल मतलब हम लोग कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेसिबिलिटी 0 होगी। फर्स्ट कह रहा द टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट, अभी जस्ट हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था थोड़ी देर पहले, देख लेते हैं फिर से। द डेंसिटी डज नॉट चेंज विथ द प्रेशर, यही आंसर हो जाएगा। देखो कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए जब हम लोग प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, तो डेंसिटी इंक्रीज करती है, मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होता है। और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए प्रेशर डज नॉट इफेक्ट द डेंसिटी, क्योंकि जब कंप्रेस होगा ही नहीं तो डेंसिटी कोई भी चेंजेस नहीं होगा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में जब हम एक्सटर्नल प्रेशर फोर्स अप्लाई करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, द डेंसिटी डज नॉट चेंज विथ प्रेशर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन कह रहा है डियर द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन इज, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सरफेस टेंशन सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। अब हम यहाँ से फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन मीटर होता है। मीटर को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, मास की यूनिट होती है हमारी, देखिए मास को हम लोग एम से डिनोट करते हैं डायमेंशन में, एम अपॉन एल इंटू एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो ये होता है एल बाई टी स्क्वायर। एल से एल कैंसिल हो जाता है, इसका यूनिट होता है एम टी माइनस 2, और जब इसे हम लोग कंप्लीट लिखते हैं तो ये हो जाता है m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर -2। इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। दैट मीन्स mt पावर -2, ये हमारा आंसर हो जाएगा d। इस तरीके से यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन निकल जाएगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज, किस में, जूल पर मीटर में क्या होगा। तो हम लोग ये जानते हैं डियर सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, या सरफेस टेंशन इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया के बराबर में होता है। एनर्जी पर यूनिट एरिया के बराबर में होता है। एनर्जी को हम लोग जूल से रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया को मीटर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं जूल पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन के होता है, तो अगर यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा जूल पर मीटर इंटू मीटर, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, और इसकी भी यूनिट आपकी होती है न्यूटन पर मीटर, तो ये दोनों चीज़ें आपकी सेम हो जाएंगी। तो यहाँ से हम देखेंगे तो किसके फॉर्म में आएगा, जूल पर मीटर स्क्वायर आपकी यूनिट होती है सरफेस टेंशन की। इस तरीके से ये होता है, ये न्यूटन पर मीटर होता है, मीटर स्क्वायर नहीं होता है। अगर न्यूटन के फॉर्म में देखेंगे तो न्यूटन पर मीटर होगा, जूल के फॉर्म में देखेंगे तो जूल पर मीटर स्क्वायर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ये कह रहा है डियर व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड ए सोप केस बबल। यदि एक सोप केस बबल है तो उसके अंदर इनसाइड प्रेशर हम लोग क्या करते हैं, PD/8, PD/8। ये हम लोग इस तरीके से देखिए सिग्मा इज इक्वल टू PD/8 होता है, तो P इज इक्वल टू 8 सिग्मा अपॉन D होता है। इनसाइड प्रेशर P इज इक्वल टू 8 सिग्मा बाई D होता है सोप केस बबल के लिए। अब यहाँ से यही वैल्यू निकालनी है। ओवर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इफ इट्स डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर एंड द सरफेस टेंशन
इज 0.1 न्यूटन पर मीटर। देखिए सरफेस टेंशन सिग्मा कितना दिया है, सिग्मा इज इक्वल टू दिया है 0.1 न्यूटन पर मीटर और डायमीटर आपका दिया है 2 सेंटीमीटर। देखिए सरफेस टेंशन मीटर में है, आंसर भी मीटर में है, तो हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू, ये डायमीटर हो जाएगा 2 इंटू 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 10⁻⁻² मीटर। तो इस तरीके से ये हो गया। अब वैल्यू रख दें इसमें, तो इनसाइड प्रेशर हमें निकालना है P इज इक्वल टू 8 इंटू सिग्मा की वैल्यू है 0.1 अपॉन ये 0.1 न्यूटन पर मीटर है अपॉन डायमीटर इज इक्वल टू आपका दिया है 2 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻² मीटर। ये ऊपर चला जाएगा, ये कट जाएगा 4, तो प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 10⁻² हो जाएगा और 0.1 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 10⁻1 इंटू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 40, प्रेशर इज इक्वल टू 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इनसाइड प्रेशर आपका हो जाएगा डियर 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ये कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है इन केस ऑफ सॉलिड मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स मतलब ठोस मैकेनिक्स के केस में द लॉ सिमिलर टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। कौन सा लॉ? हम ये जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज इक्वल टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के होता है, इज इक्वल टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता है। बस सॉलिड मैकेनिक्स के लिए ये जो न्यूटन्स लॉ होता है ये होता है शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। ये सॉलिड के लिए होता है और फ्लूइड के लिए क्या होता है डियर? फ्लूइड के लिए ये होता है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता है शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन होता है। क्या होता है ये? रेट ऑफ शियर स्ट्रेन होता है। मीन्स टाउ प्रोपोर्शनल डी अपॉन डी वाई या डी थीटा अपॉन डी टी के होता है। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या डायनेमिक विस्कोसिटी या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। तो ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड करता है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इस क्वेश्चन में कह रहा डियर इफ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एयर इंटरफेस इज 0.073 मीन्स सिग्मा की वैल्यू दिया है 0.073 न्यूटन पर मीटर, देन द गेज प्रेशर इनसाइड ए रेन ड्रॉप इज 1 mm डायमीटर ऑफ। ये कह रहा है गेज प्रेशर इनसाइड आपको ज्ञात करना है यदि इस ड्रॉप का डायमीटर आपका कितना हो 1 mm। देखिए सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एयर, वाटर एयर मतलब ड्रॉप्स किसकी है? वाटर की है। और जब वाटर की ड्रॉप्स है तो वहां पे इनसाइड प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 सिग्मा अपॉन डी, 4 सिग्मा अपॉन डी। तो 4 इंटू सिग्मा की वैल्यू है 0.073 अपॉन, अच्छा ये सिग्मा की वैल्यू वाटर के लिए होती ही है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू भी है, ये भी आपको याद कर लेना चाहिए। कभी कभी अगर सरफेस टेंशन की वैल्यू ना दिया हो, ये कह दे कि वाटर एयर इंटरफेस के 1 mm ड्रॉप का इनसाइड प्रेशर निकालिए, तो वहां आपको सरफेस टेंशन याद करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू सीधे यहीं पे पुट कर देनी है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि सरफेस टेंशन नहीं दिया रहेगा तो आपको वैल्यू सीधे पुट कर देनी है, कितना 0.073 न्यूटन पर मीटर। अब बात करते हैं, तो अब यहाँ पे देखो ये न्यूटन पर मीटर में है
और ये हमारा डायमीटर mm में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 × 10⁻³ मीटर, ये हो गया न्यूटन पर मीटर, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स ये ऊपर जाएगा तो ये 3 जीरो से ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो ये हो जाएगा 4 × 73 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स इसको सॉल्व करेंगे तो प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 29, मतलब 292 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 292 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स इसका आंसर डी हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ये क्वेश्चन का रेडियर द कैपिलरिटी राइज एट 20 डिग्री क्लीन ग्लास ट्यूब ऑफ 1 mm डायमीटर कॉन्टेनिंग वाटर अप्रॉक्सीमेटली। अब यहाँ पे कह रहा है देखिए कि एक कैपिलरी ट्यूब हमने लगा लिया, पहले ये था वाटर की, अब ये वाटर राइज कर गया है, सपोज करो h हाइट तक राइज कर गया है। कह रहा है कैपिलरी राइज एट 20 डिग्री, वाटर का टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री, तो 20 डिग्री पर वाटर की डेंसिटी 997 kg/m³ ले लेंगे। देन अब इसके बाद कह रहा है डियर इन क्लीन ग्लास ऑफ ट्यूब 1 mm डायमीटर, डायमीटर ट्यूब का कितना दिया है 1 mm, 1 mm को हम लोग करेंगे 10⁻³ मीटर, ये हो गया ट्यूब का डायमीटर। अप्रॉक्सीमेटली कितना उसका राइज या फॉल करेगा, द कैपिलरी राइज एट 20 डिग्री, तो राइज h इज इक्वल टू हमारा होता है डियर 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन ρg/d। अब देखो हमें जब वाटर ग्लास इंटरफेस की बात होगी तो उस समय देखो एट 20 डिग्री, सॉरी ये जो 20 डिग्री दिया है एट 20 डिग्री, ये आपका कांटेक्ट एंगल दिया है, ये आपका द कैपिलरी राइज एट 20 डिग्री इन क्लीन ग्लास, नहीं अगर क्लीन ग्लास ट्यूब ऑफ वाटर कहेगा तो थीटा की वैल्यू आपकी 0 होगी। तब यहाँ पे डेंसिटी आपकी 20 डिग्री के अकॉर्डिंग 997 kg/m³ लेंगे, क्योंकि क्यूब क्लीन ग्लास और वाटर इंटरफेस के बीच में कैपिलरी आपका 0 डिग्री होगा, ये हमने नोट पॉइंट करके भी लिखाया था। अब सॉल्व करिए, 4 × सिग्मा की वैल्यू हम लोग रखेंगे, कहाँ गया, द कैपिलरी राइज एट ट्यूब ऑफ 1 mm डायमीटर इज अप्रॉक्सीमेटली। तो अब यहां से देखिए डियर, जो हम लोग कह रहे थे अभी सरफेस टेंशन ऑफ 4 सिग्मा, सरफेस टेंशन हमारा कितना हो जाएगा 0.073। देखो इस क्वेश्चन में सरफेस टेंशन की वैल्यू नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 4 सिग्मा, एक मिनट, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 0.073 इंटू cos 0 अपॉन डेंसिटी की वैल्यू हम लोग रखेंगे 997 इंटू जी की वैल्यू 9.81 इंटू डायमीटर रखेंगे 10⁻³ cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू, देखो ये 10⁻³ ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 73, ये 3 अंक पे दशमलव है तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, अपॉन 997 इंटू 9.81। तो अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारी एक स्टैंडर्ड वैल्यू आ जाएगी, जो भी इसका आंसर होगा वो आप सॉल्व करके सेलेक्ट कर लेंगे। तो एक्चुअल मेथड हमारा ये है कैपिलरी को निकालने का, तो इस तरीके से ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है डियर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। फर्स्ट कह रहा है द कैपिलरी राइज और डिप्रेशन इन ए स्मॉल डायमीटर ऑफ ट्यूब। कैपिलरी राइज या डिप्रेशन के केस में कोई स्मॉल डायमीटर की ट्यूब है उसमें या तो कैपिलरी राइज होगा, सॉरी राइज होगा या डिप्रेस होगा, इन दोनों के केस में कौन से ऑप्शन सही हैं। फर्स्ट कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड। स्पेसिफिक वेट का मतलब वेट डेंसिटी मतलब वेट अपॉन वॉल्यूम के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कैपिलरी राइज और
फॉल मतलब H। सेकेंड कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस टेंशन मतलब कैपिलरी राइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। जबकि हम लोग ये जानते हैं डियर H इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। अब यहां से देखो ये H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा के हैं, लेकिन ऑप्शन में कह रहा है H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। इसका मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, क्योंकि सरफेस टेंशन बढ़ेगा तो कैपिलरी राइज होगा, घटेगा तो कैपिलरी डिप्रेस होगा। नेक्स्ट कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ द ट्यूब। यहां से देखो डियर H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ ट्यूब। ट्यूब का डायमीटर बढ़ेगा तो टोटल वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, और टोटल वैल्यू डिक्रीज करेगी तो H की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी, मतलब H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ ट्यूब होगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा C। D क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। इस तरह से इसका ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ये क्वेश्चन कह रहा डियर एक असर्शन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है ए नैरो ग्लास ट्यूब मतलब बहुत स्मॉल डायमीटर की ग्लास ट्यूब है व्हेन इमर्ज्ड इनटू द मरकरी। जब एक नैरो ग्लास ट्यूब को किसी मरकरी में, ये जो है हमारा लिक्विड ये मरकरी है, इस मरकरी में हम किसी नैरो ग्लास की ट्यूब को इमर्स कराएंगे, देन कैपिलरी डिप्रेशन एंड व्हेन इमर्स्ड इनटू द वाटर देन कैपिलरी राइज। तो जब कैपिलरी एचडी के केस में तो ये डिप्रेस हो जाता है क्योंकि कोहेशन फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेशन फोर्स, और वाटर के केस में राइज कर जाता है क्योंकि एडहेशन फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेशन फोर्स हो जाता है। तो ये हमारा असर्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर रहा है मरकरी इज डेंसर देन वाटर। तो मरकरी की डेंसिटी क्या है वाटर से ज़्यादा होती है, जिस वजह से मरकरी का कोहेशन फोर्स एडहेशन फोर्स से ज़्यादा होता है। तो रीजन भी करेक्ट है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेन करेगा आपके इसका, क्योंकि मरकरी में कैपिलरी डिप्रेस होगा। डिप्रेस होने का रीजन क्या है कि कैपिलरी की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उसके अंदर कोहेशन फोर्स ज़्यादा होगा। तो आपके बोथ ऑप्शंस करेक्ट होंगे, बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ ए। तो इस तरह से ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 32, और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है डियर व्हेन टू गैसेस बबल्स ऑफ रेडी आर एंड 2r। यदि हमारे दो गैसेस हैं, एक का रेडियस r है और दूसरे का रेडियस 2r है, देन व्हेन रेडियस ऑफ r एंड 2r दो गैस की बबल्स हैं in equilibrium with surrounding liquid the pressure inside the large bubble is। देखो लार्ज बबल का रेडियस आपका 2r है, तो लार्ज बबल जो है वो 2r है, उसके अंदर का प्रेशर, यदि इसके अंदर का प्रेशर P है तो इसके अंदर का प्रेशर कितना होगा। तो हम ये जानते हैं डियर, देखो हम ये जानते हैं कि P इज इक्वल टू 8 सिग्मा अपॉन डी। किसके लिए, ये हॉलो केस बबल की बात करें, व्हेन ए गैस बबल का मतलब इनसाइड भी एयर होगी आउटसाइड भी एयर होगी। तो यहाँ से जब इसको हम लोग देखेंगे तो 8 सिग्मा अपॉन ये डी की जगह 2r हो जाता है, तो ये हो जाता है इनसाइड प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनसाइड प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 सिग्मा अपॉन r। अब पहले जब रेडियस r था तो ये इनसाइड प्रेशर आ रहा है 4 सिग्मा अपॉन r। अब जब रेडियस हमारा हो जाएगा 2r, तो रेडियस आपका 2r हो जाएगा, तो 4 सिग्मा अपॉन 2 इंटू r, तो ये इसका कैंसिल आउट कर देगा, तो प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन r। तो पहले जो प्रेशर था इनसाइड प्रेशर उसका आधा प्रेशर हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, हाफ इनसाइड प्रेशर हो जाएगा जब रेडियस आपका 2r हो जाएगा। तो इस तरह से ये इनसाइड प्रेशर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द प्रेशर इनसाइड द स्मॉलर बबल। मीन्स यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग इस तरीके से प्रूफ कर लिए। तो ये था हमारा डियर चैप्टर फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जिसको हम लोगों ने ए के प्रॉपर्टीज को अच्छे से डिस्कस किया। उससे रिलेटेड हम लोगों ने
जितने भी मैक्सिमम अच्छे से अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे उसको हम लोगों ने सॉल्व किया। अब हम क्या करेंगे डियर, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्लूइड स्टैटिक्स से रिलेटेड प्रेशर एंड प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम लोग स्टैटिक्स फ्लूइड डिस्कस करेंगे, फिर हाइड्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग स्टैटिक से बाद फ्लूइड काइनेमेटिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए माय डियर, आज का लेक्चर हम लोग अच्छे से कंप्लीट किए। आई होप आपको फ्लूइड प्रॉपर्टीज से रिलेटेड थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो हम क्या करेंगे डियर, अपने लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू माय डियर।